ग्लोबल एक स्टॉक है जिसके अंदर एक ब्लॉक डील हुई है। अगर आपने ध्यान दिया हो, वैभव ग्लोबल ये 6% ऊपर था कल। इसको थोड़ा और लंबे चार्ट को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इसने। इसमें खबर ये है, बस ये है कि मलाबार फंड ने कल थोड़ा माल बेचा अपना। स्टॉक ठीक ठाक रिटर्न दे चुका है इस भाव से, लेकिन अब जो है वो एक इन्वेस्टर मीट वापस से प्लान कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट के साथ। जतिन केडिया, जरा वैभव ग्लोबल का चार्ट चेक करके बताएं हमें। जतिन। देखिए वैभव देखिए वैभव ग्लोबल का अगर जो मैं चार्ट देखूं तो ये बहुत ही अ, 4 महीनों से बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर ये कंसोलिडेशन में चला गया था। वीकली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है और कल के ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक ये एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो हमें लगता है कि इसमें ये जो पैटर्न का अपसाइड टारगेट आ रहा है वो अराउंड 480 से लेके 500 तक की रेंज में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग कैंडिडेट है। मेरे को लगता है कि इसमें 413 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के हम लॉन्ग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 480 टू 500। बुलिश है, मेरे को लगता है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसके लिए लॉन्ग करके चला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया वैभव ग्लोबल। इसको भी लेके आइए जरा टोरेंट पावर को। टोरेंट पावर अभी हाल ही में एक दिन अचानक 15-20% भाग गया था। अभी तो 950 के आसपास चल रहा है। एक महीने का चार्ट देखिए। आयुष मेहता, टोरेंट पावर बाकी पावर स्टॉक्स टाटा पावर एनटीपीसी के कंपैरिजन में कम चला है। अगर हम देखें, ये देखिए टाटा पावर टोरेंट पावर एक महीने में, इसके 6 महीने का कंपैरिजन करते हैं। चलिए, टाटा पावर, टोरेंट पावर और एनटीपीसी डायरेक्टर साहब लेके आएंगे आप। वन ऑफ चला था उस दिन, टाटा पावर हो गया डायरेक्टर साहब। अब आप दूसरे स्टॉक्स लेके आइए तो कंपैरिजन आएगा ना। आयुष मेहता, क्या टोरेंट कैचअप प्ले कर सकता है दूसरे पावर स्टॉक्स में? क्या आप लेंगे इस भाव से? हमें भी ऐसे ही लगता है। हमने कल के सेशन में ही अपने क्लाइंट्स को ये टोरेंट पावर का स्टॉक रिकमेंड किया था। स्टॉक में अगर हम देखेंगे तो इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, 20 डे मूविंग एवरेज का इसने ब्रेकआउट दिया, काफी टाइम से उसका सपोर्ट लेके स्टॉक चल रहा है। तो हमें लगता है कि टोरेंट पावर को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 1010 रुपए का बन जाएगा, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 930 का रखना है। ओके, 930 का स्टॉप लॉस लेके काम करें टोरेंट पावर में। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ रहे हैं बाजार के फंडामेंटल से बात करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, ये थर्ड क्वार्टर अपडेट्स जो आना शुरू हुए हैं उसमें फिनेंशियल्स के नंबर्स अभी तक ठीक आ रहे हैं। मैं आपसे, हालांकि उदाहरण के तौर पे वैसे हम स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं इंडस्ट्रियल, बट एक बार दोबारा करना चाहूँगा क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है। आपको लगता है अर्निंग्स सीजन में फाइनेंशियल्स की तेजी रहेगी इस बार भी? मॉर्निंग अजय जी, मॉर्निंग प्रियंका। पहली बात तो अजय जी, वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम 2024 में, सो विश यू प्रियंका जी को, सारी टीम ईटीना स्वदेश, सारे दर्शकों को वेरी वेरी हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस 2024। आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नहीं, जहां तक फाइनेंशियल्स का सवाल, आई थिंक दी क्वार्टरली अपडेट्स आर लुकिंग क्वाइट रीजनेबल, काफी डिसेंट लग रहे हैं। और उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जैसे आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आया है, GNPAs have come down to 3.2%, net NPAs at 0.8%. A lot of balance sheets are very, very clean as far as asset quality pressures are concerned. At the same time, जो NIMs और spreads में हम compression की उम्मीद लगाए बैठे हैं, शायद वो प्ले आउट हो अगले 1-2 तिमाहियों तक। बट जैसे रेट कट का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, कहीं ना कहीं आई थिंक जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट होता है ये भी पहले ही बैंक्स और एनबीएफसी या फाइनेंशियल सिस्टम को होता है। तीसरी चीज, आई थिंक जो एक ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ की अगर हम बात करें, बोथ एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स काफी रीजनेबल रहा है। प्रोविजनिंग अच्छी खासी बढ़ चुकी है बैलेंस शीट के ऊपर। और अगर आप Q2 अपडेट्स देखें अजय जी, तो काफी पीएसयू बैंक्स ने यही दर्शाया है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग कोर बैंकिंग बिजनेस के ऊपर, जो रिकवरीज और अपग्रेड्स हैं यहाँ पे भी इनका खास फोकस है। दे आर एक्चुअली कमिंग अप एट अ वेरी गुड पेस, तो वो डायरेक्टली बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव मैनर। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस स्पेस ऑब्वियसली इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ दैट द इकोनॉमी नीड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। यहाँ पे ऑब्वियसली आई थिंक स्टॉक्स लाइक इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक, लार्जर नेम्स में हमारे वॉच लिस्ट पे है। विद इन द ब्रॉडर पीएसयू बास्केट, बैंक ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट यू कीप ऑन
लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया, क्योंकि हमें लगता है आई थिंक कोर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं और काफी पैरामीटर जो हम ईपीएस आरएस रेटिंग थ्रू देखते हैं हमारी रेटिंग रैंकिंग्स में, वहां पे इसका एक प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहेंगे बट स्पेस पे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो फाइनेंशियल्स की बात हुई मयूरेश, लेकिन एक बार आप आईटी पर भी एक व्यू बताएं, क्योंकि जो ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है ना कि बाजार अब थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स को लेकर नर्वस भी है। ग्लोबली भी आप देखिए नैस्डैक टूट रहा है, इंडियन मार्केट्स पे भी कल अच्छा खासा इंपैक्ट देखा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू ब्रोकिंग हाउस का रिपोर्ट्स आ रहा है। सारे आईटी स्टॉक्स को एक तरह से नहीं देखना चाहिए, इनफैक्ट कई जगह पर अपग्रेड्स आए हैं लार्ज कैप आईटी में और कई जगह पर टारगेट प्राइस घटाया भी है। तो आईटी को लेकर अप्रोच कैसे करना चाहिए? अगले हफ्ते से यहाँ भी नंबर्स शुरू हो जाएंगे एचसीएल और इन्फोसिस के। मॉर्निंग प्रियंका जी, वंस अगेन टू यू। आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक जो क्वार्टर 3 अपडेट्स हैं, स्ट्रीट को थोड़ा डर लग रहा है कि एनीवे ट्रेडिशनल वीक क्वार्टर रहता है, क्रिसमस की छुट्टियां रहती है, फर्लॉग्स रहते हैं, कम वर्किंग डेज रहते हैं, इसका मतलब कम बिलिंग डेज रहते हैं, और इसलिए Q3 इज एनीवे कंसिडर्ड टू बी अ ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर। हाउएवर आई थिंक एक जो डर है स्ट्रीट को वो लार्ज कैप आईटी कंपनीज की तरफ इसलिए है, 2-3 वजह से। एक आई थिंक जो ऑर्डर कैंसिलेशन हमने देखे थे इनपी की केस में, जो थोड़े कॉर्पोरेट चेंजेस चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत स्ट्रीट को लग रही है कि शायद ऑर्डर विंस थोड़े डिलेड हो जाए बाय अ क्वार्टर और टू एज द ग्लोबल इकोनॉमीज बोथ यूएस एंड यूरोपियन इकोनॉमीज रिकवर एट अ टेपिड पेस। दूसरा आई थिंक प्राइसिंग को लेके जो नए ऑर्डर्स हैं उसकी प्राइसिंग को लेके शायद थोड़ी अटकलें आ सकती है, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज क्या दर्शाती है ये तिमाही में, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल एस्पेक्ट एज फार एज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज कंसर्न, चौथी तिमाही विच इज द फर्स्ट क्वार्टर फॉर यूएस कंपनीज, यहाँ पे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक विद द फर्स्ट 2 फैक्टर्स एट प्ले थोड़ी रेवेन्यू रिस्क शायद हो सकती है अगर ऑर्डर डिले हो जाए या प्राइसिंग पे थोड़ा इंपैक्ट हो। इसलिए लार्ज कैप आईटी कंपनी जो बड़े ऑर्डर्स देखती हैं यहाँ पे थोड़ी हिट आ सकती है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। हालांकि वैल्यूएशंस कंपेयर टू मिड कैप आईटी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, रिलेटिवली बेटर हो चुके हैं फॉर लार्ज कैप आईटी। हमें अभी भी लगता है आई थिंक थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है, और इसलिए सिलेक्टिवली मिड कैप आईटी में निवेश अभी भी ये लेवल से किया जा सकता है। ऑब्वियसली मिड कैप आईटी हैज आल्सो मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। आप एयर इंडिया ईआरटी कंपनीज देखिए, केपीआईटी देखिए, सोनाटा देखिए, हैव ऑल मूव्ड अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बट हमें लगता है आई थिंक साइंट या फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस जहां पे उनके प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स में एक सिलेक्टिव ग्रोथ आ सकती है फ्रॉम अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव। उदाहरण के तौर पे एफएसएल जो जनरेटिव एआई कर रहा है, या साइंट के जो प्रोडक्ट मिक्स है एज फार एज एंड एप्लीकेशन आर कंसर्न, यहाँ पे अर्निंग जरूरत शायद बरकरार रह सकती है। तो हम सिलेक्टिव रहेंगे मिड कैप पे, शायद लार्ज कैप का अंडर परफॉर्मेंस प्रियंका जी कंटिन्यू हो 1 या 2 दिन। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और जो बिजनेस अपडेट्स भी अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि IEX, यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली है। क्या फर्दर स्टॉक को राइड करना चाहिए जिनके पास नीचे लेवल्स पर है? आयुष, IEX का चार्ट चेक करके देखें, और इस बार IEX का चार्ट ही देखना आप। IEX की अगर हम चार्ट की बात करें तो ऊपर से हमने 173 के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग सपोर्ट है जो है 157 से 160 के लेवल्स तक का, जो कि अगर मुझे लगता है 157 160 के लेवल्स पर अगर हमें मिलता है तो यहाँ से डेफिनेटली इसको वापस लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऊपर में मुझे जो 195 से 210 तक के लेवल्स भी दिखते हैं। प्लस इसमें एक वॉल्यूम के साथ हमें हर जगह कंसोलिडेशन देखने मिला है और एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो IEX को डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए 157 से 160 के बीच में, उसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ये जियो फाइनेंशियल अब म्यूचुअल फंड का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है मयूरेश। जियो फाइनेंशियल डिसरप्ट करना चाहता है, और एक ऐसे समय में जब वाकई में अवेयरनेस बढ़ गई है रिटेल इन्वेस्टर में। अब म्यूचुअल फंड एक पुश प्रोडक्ट नहीं है, लोग खुद करना चाहते हैं। मैं खुद, मेरे रिलेटिव्स पूरे दुनिया में और पूरे देश में फैले हुए हैं, छोटे शहरों से फ़ोन आता है, साहब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए SIP के लिए। अगर इन्होंने वाकई में लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड 5-10 पैसा एंट्री पॉइंट और ट्रेल कमीशन वाले लॉन्च किए, तो क्या एक बड़ी बाढ़ आ सकती है SIP की? क्या जियो फाइनेंशियल को वॉल्यूम्स मिल सकता है? क्योंकि ये वॉल्यूम प्ले है, अगर ये वॉल्यूम लाने में सक्सेसफुल रहे तो शायद बात बन जाएगी इनकी म्यूचुअल फंड में, और दूसरों की एक तरह से दिक्कत हो सकती है दूसरे म्यूचुअल फंड्स के लिए। So, Ajay ji, I think Jio Reliance has always been known to be a disruptor. जो भी फील्ड या सेगमेंट में वो जाते हैं, और इसलिए आई थिंक जो जियो फाइनेंशियल्स की एक स्ट्रैटेजी या रणनीति हो सकती है
this can be in the direction that you're probably speaking about. Obviously, I think जो हम सुन रहे हैं कि जो टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म ये एक efficiently build कर देंगे, that will be a very very cost efficient platform from a management perspective. तो I think जो cost optimization होगा business model को लेके ये day one से start हो जाएगा. दूसरा I think जो strategic inputs है, जो management team है आज जियो फाइनेंशियल्स के पीछे, I think they carry decades of experience with them. तो उनको बराबर पता है कि pulse of the market क्या है. And as you rightly pointed out, mutual funds is no longer a push product now. I think एक automatic response आ गया है. आप अगर डीमैट खाते देखें जो CDSL का डेटा आया था, मैक्सिमम अकाउंट्स हैव गॉट ओपनड इन टियर 2, 3 और 4 cities, जहां पे बोथ ट्रेडिंग अकाउंट्स एज वेल एज म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैव कम थ्रू. इसलिए आई थिंक विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी जो अच्छी खासी स्प्रेड हो चुकी है भारतवर्ष में, और अगर ये एफिशिएंटली टेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं विद अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट एट देयर हेड एज एन ओवरहेड, आई थिंक पुश करना बहुत मुश्किल बात नहीं होगी और वॉल्यूम्स इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी एज वी इम्प्रूव and go ahead into the next few years. दूसरा I think जो other businesses में भी ये जा रहे हैं in terms of management with BlackRock, expectations in terms of some insurance products also getting launched. कहीं ना कहीं I think जो low hanging fruits है ये भी capture करेंगे. And as they significantly ramp up their volume share, कहीं ना कहीं I think in the coming few quarters वो आंकड़ों में भी दर्शाया जाएगा. तो I think no two ways about it. जिनके पास है बिल्कुल ले लेना चाहिए जियो फाइनेंशियल. ऑलराइट, ठीक है. तो ये तो बात हुई जियो फाइनेंशियल पर. देखना होगा, हालांकि ये न्यूज़ ऑलरेडी बाजार में डिस्काउंटेड है, लेकिन इस ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद क्या एक मूव इसमें दिख सकती है, विल हैव टू वॉच इट आउट. लेकिन कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और वो होंगे ऑटो और ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स, जिसमें से भारत फोर्ज, GNA एक्सेल्स और RK फोर्जिंग, इन्हें फोकस में रखना होगा क्योंकि दिसंबर की जो नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 नेट, जो क्लास 8 के ऑर्डर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन साइडिंग दिखी है. यानी लगभग 15,000 यूनिट से कम आपको सेल्स फिगर्स दिखी हैं क्लास 8 ट्रक की दिसंबर मंथ में. तो ये जो यूनिट्स कम हुई हैं, सेल्स फिगर्स कम होकर निकल के आई हैं, तो क्या थोड़ा सा प्रेशर में स्टॉक आ सकता है या फिर फर्दर आगे चल के आपको लगता है कि इनमें थोड़ा सा शॉर्ट्स बनने की गुंजाइश हो सकती है? एक बार आप ये चार्ट चेक करेंगे किरण. भारत फोर्ज, GNA एक्सेल और RK फोर्जिंग, तीनों को इम्पैक्ट पड़ेगा इस न्यूज़ से. सो वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरह से हमें GNA एक्सेल का चार्ट देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट प्राइस पे आप देखो कि ये स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है. रिसेंटली जो प्राइस करेक्शन आया था उसमें कहीं ना कहीं एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा था, तो उसका तो प्ले आउट हो चुका है. अब एक जो गैप है डेली चार्ट के ऊपर 430 420 तक, वहां तक ये स्टॉक आ सकता है. लेकिन ओवरऑल जब तक 400 का लेवल होल्ड है, मेरे हिसाब से जो भी ये गिरावट आएगी वहां पे एक बार हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए. तो 400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन वेट कीजिए 420 के लेवल का. RK फोर्जिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जिस तरह से उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था करीबन 710 720 के आसपास, रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक में गिरावट आई थी 580 तक. वहां से वापस जब ये हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में स्टॉक ट्रेड करने को चला था, ऊपर में कहीं ना कहीं 800 तक के हाइस देखे, वहां से वापस ये एक फॉलिंग चैनल के अंदर है. ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट या तो 740 के ऊपर है या तो फिर इसमें चांस है कि हम 680 तक के लेवल देख सकते हैं. तो मेरे हिसाब से RK फोर्जिंग में थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए. अगर 740 का लेवल क्रॉस होता है तो वहां पे आप एग्रेसिव बैट ले सकते हो, या तो फिर थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. चांसेस है आपको 680 670 तक ये स्टॉक मिलेगा, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज है वहां पे आप बाई कर सकते हो, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस. कमिंग टू द भारत फोर्ज में भी सिमिलर पैटर्न है. कहीं ना कहीं उसके जो ऑल टाइम हाई से 1260, वहां से स्टॉक अभी 2 दिन से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है. तो यहाँ पे भी चांसेस है कि थोड़ा गिरावट आ सकती है. तो मेरे हिसाब से भारत फोर्ज और RK फोर्जिंग में वेट एंड वॉच कीजिए, और कहीं ना कहीं GNA एक्सेल के अंदर 420 430 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं. सो तीनों स्टॉक में लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए. ठीक है, तो नीचे मिल जाए